Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो सब लोग आ गया। अब इतना चार्ट तो नहीं आता है कभी है। तो डिजाइन मशीन एलिमेंट का तो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर एनालिसिस करेंगे हम कि एसएससी जेई के अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन इससे आता है, मैंने क्या क्या लेवल कौन कौन सी चीज़ हमको छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। किस पे तुम लोग को नोट्स तैयार करना है जेयूटी के अकॉर्डिंग और अपना कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो जेयूटी के अकॉर्डिंग तो तुमको सब पढ़ना है, ओके, ऑल थिंग्स पढ़ना है। लेकिन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे तो पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिजाइंस है। इसमें ईएसी और गेट दोनों का क्वेश्चन इससे आएगा। रिमेंबर, ईएसी मतलब इंजीनियरिंग सर्विस जो आफ्टर बीटेक करने के बाद होता है, और गेट आफ्टर बीटेक करने के बाद आता है। ये दोनों का जो सिलेबस है वो इस चैप्टर में आएगा। कौन कौन टॉपिक आएगा, कौन कौन टॉपिक नहीं आएगा, वो देख लेते हैं, ताकि तुम जब नोट्स बनाने बैठो तो किसको छोड़ना है किसको बनाना है वो देख लेंगे हम लोग, ताकि टाइम हमारा बच जाएगा। ये जो मशीन डिजाइन फिलॉसफी एंड प्रोसीजर है, ये जेयूटी में क्वेश्चन आता है। जनरल कंसिडरेशंस इन मशीन डिजाइन, ये जेयूटी में क्वेश्चन हमेशा आता है जेयूटी में। लेकिन इससे कभी भी ईएस और गेट का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नोट्स बनाने की जरूरत उसका नहीं है। अपना जेयूटी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ लोगे तो काफी, तो इग्नोर कर सकते हो उसको है। ठीक है, क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम पर बात करने की जरूरत नहीं है। 1.2 से लगभग क्वेश्चन तुमको इससे आएगा, लेकिन इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तुम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होगे फॉर्म में। ओके, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेंगे, जो तुम जैसे कि बियरिंग प्रेशर है जो तुम लोग थर्ड सेम में नहीं पढ़े होगे, क्रशिंग भी नहीं पढ़े होगे। इसके अलावा हर चीज को तुम लोग पढ़ चुके होगे। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। संजय संजय कौन है भाई? करो, सिर्फ सुनो, सिर्फ अभी सुनने का, जब क्वेश्चन पूछने का होगा तो खुद पूछोगे। ठीक है ना, बार बार तुम लोग ये पूछोगे सर क्या नोट्स बनाए, किसको बनाना है, बस ये आज का क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने क्या कहा कि हाँ, तो ये चीज थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और बियरिंग प्रेशर इंटेंसिटी और क्रशिंग, इससे कोई ईएसी और गेट में क्वेश्चंस नहीं आता है। ओके है, तो ये टॉपिक तुम सोम अगर पढ़ चुके हो तो इसको भी इसका भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो सोम का जो नोट्स बनाएगा वो लगभग इस चीज को कवर कर लेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट में जो लगभग क्वेश्चन आता है वो प्रिंसिपल स्टेज है, जो कि सोम में पढ़ चुके होंगे। ओके, इसी का पूरा यूज डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में होगा। आगे चैप्टर पर देखते हैं, चैप्टर 1 पॉइंट, हाँ, उसके बाद क्रीप स्ट्रेन और क्रीप कर्व, ये भी तुम लोग सोम में नहीं पढ़े होगे, इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक तुम्हारे असाइनमेंट मतलब कि नोट्स बनाने के लायक है। इसको क्या करोगे कि जो सोम का नोट्स तुम लोग एसएससी या कॉम्पिटिशन के लिए बना रहे, उसी सोम में क्रीप स्ट्रेन और क्रीप कर्व का जो हम पढ़ाएंगे उसी चीज को इसमें ऐड करोगे तुम लोग। तो जो इसको 100 में पढ़ोगे इसी क्रीप को भी उसी में ऐड करोगे, ठीक है ना, ये चीज है। तो ये जितना चैप्टर 1 है ना, असल में हम देखेंगे तो ये सब का सब चैप्टर 1 100 में ऐड करने लायक है। तो इसके लिए स्पेशल डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट का नोट्स में ये सब को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग डिप्लोमा हो तो तुम लोग को कम पढ़ाया जाता है, 100 में है। बीटेक वाले को ये सब का सब 100 का ही सिलेबस है। उसके 1.3 तो ये मालूम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस सवाल इससे आता है ईएसी और गेट में।
फैटिक एसेंट मोर इम्पोर्टेंट इंडोरेंस लिमिट, ये लगभग तुम्हारा ईएसी और गेट का सिलेबस है, क्वेश्चन हमेशा इससे आया हुआ है, इसको तुमको पढ़ना है, अच्छा से डिटेल में पढ़ना है। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड फैक्टर गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बस एक बेसिक फॉर्मूला है जो डिजाइन में यूज होता है, इसमें बस हल्का सा डिफिनेशन इसको पढ़ लेना, यूज होता है, हाँ ईएसी गेट में इसका यूज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, कहीं कहीं इसका यूज होता है, लेकिन डिजाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हमेशा यूज होगा। तो इसका भी हमको नोट्स तैयार करना है हल्का सा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड कॉजल रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादा क्वेश्चन ईएसई में पूछा गया है, गेट में इसका सवाल लगभग ना के बराबर आया है। ओके, और एसएससी भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये भी इसका भी नोट्स हमें बनाना है, मतलब इसका नोट्स तुम लोग को बनाना है। उसके बाद आ जाओ तुम 1.5 को पढ़ने की जरूरत, मतलब कोई से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसका कोई क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए जो फैक्टर सेफ्टी है ना, वो जो था हमारा उसी में यूज हो जाएगा। तो इसको टॉपिक को बस अपना जेईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल यूज होगा, बस वो दिमाग रखना है, इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बी है, ये बी तुमको कुछ नहीं है, बस मटेरियल, जो मटेरियल साइंस पढ़ चुका है उसका यूज होगा, और इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे, डेजिग्नेशंस ऑफ द मटेरियल पढ़ाएंगे, इसका सिर्फ ईएससी से क्वेश्चंस आता है, गेट का सवाल इसका एक भी इससे नहीं आएगा, ना आता है। तो ये जो सिर्फ ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ाना, अब प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल तुम्हारा जो मटेरियल साइंस में पढ़े होगे उस चीज को वहां से हम उठाएंगे, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और तुमको नोट्स यहाँ पे जेयूटी के अकॉर्डिंग भी तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जेयूटी में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ओके, अब आते हैं पॉइंट क्वेश्चन चैप्टर 2, ये तुम्हारा चैप्टर 2 है वह। चैप्टर 2 में ना इसको ना ईएसी से मतलब है, ना गेट से मतलब है, ना एसएससी से मतलब है, तो कोई क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला है। ओके है, हाँ जेईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इम्पोर्टेंट, इससे हमेशा दो क्वेश्चन हमेशा आता, कौन सा क्वेश्चन आता वो भी देख लेते हैं। इसमें बस क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, एक में से इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, लेकिन हम इसको हर पॉइंट को पढ़ाएंगे, लेकिन इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो नोट्स इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा इसमें टाइम देना नहीं है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जेईटी क्वेश्चन से हमेशा आता है। आगे चैप्टर देखते हैं ये, इसमें हमेशा ईएसी और गेट का भरपार क्वेश्चन आता है डिजाइन से, तो ये टॉपिक हमको पढ़ना है डिटेल में, तो इसका कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, ईएसी और गेट में, लेकिन इसका एक जो पार्ट है डिजाइन ऑफ कपलिंग, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, तो याद रखना है कि इसका क्वेश्चन ना ईएसी में आएगा और ना गेट में आएगा, ना एसएससी में आएगा। तो ये जो टॉपिक वो एसएससी के सिलेबस में है भी नहीं है, तो ये जो पॉइंट है ये एसएससी के सिलेबस में नहीं है। हाँ, ईएससी और गेट के सिलेबस में इसको पढ़ना हम लोग को है, लेकिन उसमें भी ये चीज नहीं पढ़ना है। ओके, लेकिन हाँ ये जेटी के पॉइंट से भी इसको पूछा था, लेकिन जो नोट्स तैयार करना, ज्यादा फोकस लगाना, मेहनत करना है, वो हम कपलिंग में करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन मेरा राय ये है कि अगर हम शाफ्ट को पढ़ लेंगे तो तुमको कपलिंग पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम इसी से क्वेश्चन बना के हम पास कर जाएंगे। ओके, लेकिन फिलहाल हम सबको डिस्कस जरूर करेंगे, ताकि सिलेबस में तुमको अच्छा मार्क्स लाना है। उसके बाद तुमको ये गियर इंपॉर्टेंट है, ये लगभग क्वेश्चन इससे आता है, तो इसको भी हमको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना ईएससी में क्वेश्चन है ना इसमें है ये, लेकिन ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा सिलेबस इससे आता है। ओके है, और इसका ईएससी और गेट का सिलेबस लगभग ना है, लेकिन इम्पोर्टेंट तुमको इसका जो आता है वो तुमको कहाँ गया ये, तुमको ये पार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहॉलिंग प्रॉपर्टी, ये पॉइंट हमको पढ़ना है, तो ये पॉइंट को रिवीजन हमेशा याद रखना है। ये बस यही टॉपिक तुमको जब भी आता है तो गेट में, वो भी ऑब्जेक्टिव से आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता, और ईएससी में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा ईएससी क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, तो तुमको गेट के पॉइंट से पढ़ सकते हो, और ज्यादा एसएससी क्वेश्चन से हमारा कुछ एसएससी का क्वेश्चन भी आता है तो यहीं से आता है, बस यही पॉइंट आता है, सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहॉगिंग से ही आता है। डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इससे हमेशा आया है, तो स्प्रिंग गेट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी क्वेश्चन इससे एक भी नहीं आता, तो याद रखना है कि एसएससी का क्वेश्चन इससे एक भी नहीं आएगा, तो जेईटी का क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। ओके है,
तो नोट्स किसका बनाना वो बता रहे हैं ताकि ज्यादा ध्यान देना, रिवीजन ना हो सके। डिजाइन ऑफ हेलिकल, ओके, सबका सब वही तुमको पढ़ना है, जितना स्ट्रिंग पढ़ना है तुमको सब पढ़ना है, लेकिन ये सब ज्यादा क्वेश्चन इस सब को से नहीं आता है। तो गेट में सब क्वेश्चन नहीं आता, बस थोड़ा सा स्प्रिंग पे आता है, वो भी इस पे आता है, वॉल्स कोएक्शन फैक्टर पे आता है, ओके है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग पे आता है, एंड एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग, बस इसी से तुम्हारा गेट क्वेश्चन बन के आता है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन बन के आता नहीं है। लिप स्प्रिंगर सिर्फ पढ़ सकते हो, ओके, कोई क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ना एसएससी में, ना गेट में, ना एसएससी, कुछ नहीं, 0/0। फाइनल है, आगे देखते हैं कि डिजाइन ऑफ फस्टेनर्स, इसका तुमको गेट और ईएस का क्वेश्चन हमेशा इससे आया है, ओके, तो इसको हमको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो इस पॉइंट से आता है, ये पॉइंट से, ओके, तो ये हमको ईएससी और गेट दोनों के लिए हम देखना है, ओके। एसएससी क्वेश्चन इससे नहीं आता है, एसएससी क्वेश्चन इससे नहीं आता, तो इसको ज्यादा हम लोग अपना पढ़ेंगे, गेट और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी तुम डिप्लोमा पता आगे जाओगे तो क्या करना है। और सबसे ओवरव्यू एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, ये तो तीनों में एक क्वेश्चन आएगा, तो तीनों के लिए इसको पढ़ना है। और हमारा क्या कहते हैं कि जेयूटी से भी हमारा क्वेश्चन से बन के आता है, ओके। क्या नहीं पढ़ना है, मैन्युफैक्चरर कैटलॉग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को तो छोड़ ही दो तुम, कोई पॉइंट किसी का कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। जेयूटी में सिर्फ एक क्वेश्चन इससे आता है, तो ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम मेहनत किया, तो इस चैप्टर को हम इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। अब एसएससी का जो सिलेबस है जो तुम्हारे पास पहले से रखा हुआ है, तो एसएससी के सिलेबस में डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट करके कोई चैप्टर नहीं आया है, ठीक ना। वो असल में थ्योरी ऑफ मशीन्स जो चैप्टर है तुम जो पढ़ चुके हो 4th में, उसी के चैप्टर में कुछ कुछ वर्ड है, जैसे कि बोल सकते हो रिवेटेड ज्वाइंट, जो ज्वाइंट हम लोग पढ़ते हैं, वेल्डिंग ज्वाइंट जो है, जो बियरिंग हुआ ये चैप्टर, फ्रिक्शन इन कॉर्नर एंड पिवोट, ये सब चैप्टर जो डिजाइन करवाएंगे तो वहां से तुम्हारा कुछ कुछ बन के आएगा। तो इसलिए डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट के नाम करके कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, सिर्फ थ्योरी ऑफ मशीन्स के ही चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट दे दिया है, ओके। तो हम उस हिसाब से हम इसको जोड़ रहे हैं। ईएससी, ये तो मेरा तुम लोग का सपना है, यही होना चाहिए यूपीएससी, मतलब ये लगभग तुम्हारा सिलेबस यूपीएससी का, तुम जब देख सकते हो डिजाइन ऑफ स्टैटिक डायनामिक लोडिंग, फेल्योर ऑफ थ्योरीज, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड एसएन कर्व, जो डिस्कस एसएन कर्व, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन मशीन्स एलिमेंट जैसे रिवेटेड, वेल्डेड, बोल्टेड, शाफ्ट, स्क्रू गियर, रोलिंग, स्लाइडिंग, कॉन्टैक्ट बियरिंग, ब्रेक्स, क्लच एंड फ्लाई व्हील, ये तुम्हारा ईएससी का हो गया। जिसको गेट करना है तो वो अपने गेट के अनुसार अपना सिलेबस को देख सकता है और पढ़ सकता है। फ्यूचर में जो बीटेक करेगा, फ्यूचर में याद रखना है कि जो बीटेक करने वाले हैं तो जो डिजाइन पढ़ रहे हो यही फिर से तुमको रिवीजन होगा, तो डबल मेहनत करने से अच्छा है कि एक ही बार मेहनत कर लो ताकि सफल हो जाओगे। गेट का सिलेबस देखते हैं, तो मशीन डिजाइन में क्या पढ़ना है, डिजाइन ऑफ स्टैटिक डायनेमिक लोडिंग फेल्योर थ्योरीज, लगभग इस दोनों का सिलेबस एक है, ओके है। तो ज्यादा नहीं, बस डिफरेंस ये है कि गेट वाले में स्प्रिंग दिया हुआ है, इसमें स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है, ओके है। तो स्प्रिंग इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं गेट में दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम सब कुछ पढ़ लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो स्प्रिंग तुम्हारे इस डिजाइन में स्प्रिंग नहीं है, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन्स में स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है, ओके। तो उसका भी तुम्हारा वही थ्योरी तुम्हारा है, नहीं सॉरी, इसमें है, इसमें तुम्हारा स्प्रिंग है, हाँ स्प्रिंग है तुम्हारा। तो इसलिए हम ओवरऑल अगर सब पढ़ लेंगे तो हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ तुमको चैप्टर ये जो लास्ट वाला चैप्टर है इसको तुम छोड़ दो, और ऊपर में जो चैप्टर 1 है वो तुम सोम के में कन्वर्ट कर दोगे, तुम्हारा डिजाइन बन जाएगा। और चैप्टर 2 छूने की भी जरूरत नहीं है गेट और ईएस के लिए, ओके। तो ये था मेरा पूरा ओवरव्यू जो यहाँ का था। अब हम आते, अब तक कुछ क्वेश्चन तो एराइज है तो पूछ सकते हो। सर क्वेश्चन नहीं है, बट सर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना सर, उसका सर नोट सर वहीं छूट गया है, अगर पॉसिबल है तो सर प्रोवाइड कर दीजिएगा ना प्रिंसिपल स्ट्रेस का। मेरे पास भी जो नोट्स है वो कॉलेज में ही छुटा हुआ है, तो हम जब कॉलेज जाएंगे तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो प्रिंसिपल स्टेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉम में हम पढ़ा चुके हैं, तो उसी का ज्यादा यूज करेंगे उसको चीज को हम लोग, ठीक है ना। तो अपना अब तुम लोग अपने सबका स्टूडेंट का दिमाग अपना अलग अलग होगा, क्या करना है फ्यूचर में है, क्योंकि देखो यहाँ हमको लगता है कि पता नहीं ये भी तुम लोग प्रमोट हो जाओगे नहीं, जो पता नहीं है, एग्जाम में पास हो जाता है, डिजाइन में कोई फेल नहीं करता है।
तो अपना तुम लोग फ्यूचर प्लानिंग करो कि करना क्या चाहिए, वो किस फील्ड में जाना है, आगे बीटेक करना है, यूपीएससी का एग्जाम में देना है, कि एसएससी में बैठना है, कि गेट निकालना है। तो अपने हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करो, सिलेबस को फोकस करके अपना तैयारी करो, और तब जाके तुमको मेहनत कम लग, अभी जो मेहनत करोगे, जो भी वक्त, अब जो टाइम दे रहे हो 50 मिनट, इसको यूटिलाइज करो, और फिर जाके फाइनली तुम जब तुम्हें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखोगे तुम लोग को अपने फायदामंद तुमको सामने दिखाई देगा कि आज मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए आज से एक कॉपी लो, एक नया कॉपी खरीद लो, जैसा अपना A4 का कॉपी हो चाहे कॉपी लो, अपना डिजाइन मशीन एलिमेंट को अपना फोकस करो, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, उस हिसाब से हम चलेंगे। याद करना, जिसको एसएससी जेई के एग्जाम में बैठना है तो उसको डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आएगा, और जो कुछ आएगा भी तो वो तुम्हारा थ्योरी ऑफ मशीन से आएगा। तो जो इसको एसएससी का तैयारी करना है वो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से ज्यादा थ्योरी ऑफ मशीन पर फोकस करे। और एक तो और मेरा ये बता देते हैं कि हम 4th सेमेस्टर का थ्योरी ऑफ मशीन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जिसका थ्योरी ऑफ मशीन कमजोर है, वीक पोर्शन लगता है कि मेरा कमजोर है, तो वो मैं क्लास ज्वाइन कर सकता है। आज हम पहला क्लास ले चुके हैं ताकि तुमको पढ़ने में आसानी हो सके। जिसको गेट आईएएस करना है तो वो अपना सिलेबस डिजाइन ऑफ मशीन पे फोकस करे और अपना वो तैयारी स्टार्ट कर दे। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 पे। तो चैप्टर 1 है, क्योंकि टाइम को बर्बाद नहीं करो तुम लोग, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा मौका है कि तुम लोग कोरोना हो दुनिया, मतलब कि अच्छा क्या बोले हम, बुरा ही है, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वक्त मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, इसको ज़्यादा यूटिलाइज करो। अपना जो पीछे का जो रिवीजन को खूब से खूब रिवीजन करो, और अपना एक प्लानिंग करो कि हमको क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं अकबकाना नहीं है कि हम ईवी करें, गेट भी किए, ईएस भी करने, वो भी करें, प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करें, पता चला कहीं कुछ नहीं होगा। एक फोकस को माइंड को करो, 1 साल 2 साल मेहनत करो, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट मशीन डिजाइन का, कि कौन से क्या इसके बारे में पढ़ना हम लोग को है। ओके, तो मशीन डिजाइन अब हम जो पढ़ा रहे हैं वो जेयूटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो किसका नोट्स बनाना नहीं बनाना वो तुम लोग को अपना डिसाइड कर लेना है। तो मशीन डिजाइन जो ये है वो क्या होता है असल में, वो क्रिएशंस होता है, न्यू थिंग, क्रिएशंस ऑफ न्यू थिंग्स एंड बेटर मशीन्स, मशीन्स को अच्छा होने के लिए और कुछ नया होने के लिए, ताकि जो एग्जिस्टिंग है, जो हमारे सामने अभी मौजूद है, उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करें हम लोग। तो डिजाइन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम मौजूदा चीज पे हम कुछ अच्छा से अच्छा बेहतर कर सकें। क्या कर सके हम लोग हैं, तो जो बेटर मशीन्स हम पैदा कर सके वो मोर इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो, अच्छा हो, और ओवरऑल कॉस्ट का प्रोडक्शन और ऑपरेशन भी कम हो। यही हमारा डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का एक टारगेट होता हमारा है। टारगेट और भी देखते क्या क्या चाहिए। सबसे पहले ये होता है कि ये जो डिजाइन, जो प्रोसेस का डिजाइन होता है वो लंबे समय का होता है। ऐसा नहीं कि हम आज बैठे और आज हम कुछ डिजाइन कर दिए, तो ऐसा नहीं होता। जो न्यू कंपनी बैठता है, न्यू डिजाइन करता है, तो टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग ये चीज होता है, इसीलिए स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग एरिया, इसे जो मौजूदा एरियाज है, जो मौजूदा चीज है, उसी से हम न्यू आइडियाज निकालते हैं। तो हम जो आज हम तुमको पढ़ाएंगे, जो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जो 1 महीना 2 महीना तुमको हम स्टडी करेंगे, ये इसका स्टडी करने का मेन मकसद यही होगा कि जो मौजूदा सिलेबस है, जो मौजूदा चीज है, उसी को समझ के कुछ नया चीज ईजाद कर सकें, कुछ नया डिजाइन कर सकें। इसलिए वो पुराने चीज को पढ़ाया जाता है कि एग्जिस्टिंग चीज को हम समझें, ताकि हम उसी में कुछ यूटिलाइज कर सकें। ये क्या होता है कि हमको इसका जो स्टडीज होता है कि कीपिंग माइंड इट्स कमर्शियल सक्सेस एंड गिवन शेप एंड फॉर्म ऑफ ड्राइंग। तो असल में ये जो डिजाइन है वो ड्राइंग के शॉप में होगा, जो शेप होगा मशीन्स एलिमेंट का वो ड्राइंग के फॉर्म में होगा। तो इसका जो आइडियाज होता है, जो स्टडी करते हैं, वो ड्राइंग के फॉर्म में होगा। याद रखना है कि तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में भी डिजाइन ग्राफिक्स पढ़ाया गया होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया हो गया, और थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा मशीन्स ड्राइंग। मशीन्स यस सर। ड्राइंग में तुम लोग को असेंबल पढ़ाया गया होगा, असेंबल। ओके, कैसे कैसे मशीन यस पार्ट को असेंबल करना है, कहाँ पे रखना है, कितना क्या लेने के। इस जो सिलेबस है इसमें हम ड्राइंग, मशीन ड्राइंग नहीं पढ़ाएंगे, ये हम डिजाइन पढ़ाएंगे। डिजाइन मतलब कैसे हम उसके डायमीटर डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फिर तुम लोग फिर जाके उसको A4 में उसको जाके फाइनल उसको ड्राइंग करोगे उस चीज को हम लोग।
उसके बाद यहाँ पे कैसे करना, डिजाइन जो करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को क्या करना है कि जो डिजाइन को प्रिपरेशन करते हैं वो अवेलेबिलिटीज ऑफ द रिसोर्सेज इन मनी, माने पैसे मौजूद होना चाहिए, आदमी, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये सारा चीज होकर तब हम डिजाइन करेंगे कि हम कितना करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ बनाना है, ऐसा तो नहीं कि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके डिजाइन कर रहे हैं, वो हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा। हमें देखना है कि डिजाइन कर रहे हैं तो वो जो मशीन एलिमेंट बना रहे हैं उसमें कितना आदमी का खर्च बैठा है, क्या आदमी की मौजूदगी है कि नहीं, कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायरमेंट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तुम ऐसा पता चला हम ऐसे मटेरियल बना रहे हैं जिसका मटेरियल अभी तक ईजाद ही नहीं हुआ है, तो पता चला हमारा डिजाइन फेल हो गया। तो सक्सेस होने के लिए हमें सब कुछ मौजूद चीज को देखते हुए कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अनुसार हम डिजाइन करते हैं। उसके बाद आगे है कि डिजाइनिंग मशीन एलिमेंट में हमें नॉलेज होना चाहिए। कोई भी डिजाइनर बनने के लिए, कोई भी डिजाइन बनने के लिए, मतलब यू हैव टू मेक द गुड डिजाइनर इन मशीन एलिमेंट, आपको नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम का नॉलेज होना चाहिए, थियोरी ऑफ मशीन्स का होना चाहिए नॉलेज, वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप में कौन कौन सा प्रोसेस, लेथ मशीन, शेपर, मिलिंग मशीन होना चाहिए, और प्लस बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इसमें दो चीज आता है, बेसिक इंजीनियरिंग एंड मशीन ड्राइंग, जो थर्ड सेमेस्टर पढ़ चुके। तो इतना नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, तब जाके हम एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं, मैकेनिकल डिजाइनर। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन डिजाइन, इसमें कौन कौन सा पार्ट है ये देखना है हम लोग को है। तो पहला ये है कि मशीन डिजाइन को तीन भाग में हम बांटते हैं, एडेप्टिव डिजाइन। एडेप्टिव डिजाइन का मतलब हो जाता है कि जो डिजाइन पहले से मौजूद है इसी को अडेप्ट करके हम थोड़ा सा इसमें टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर हम थोड़ा सा उसी को हम काम करेंगे, तो ये हम लोग करते हैं। ये कौन करता है, हम लोग जैसा आदमी करता है, जो भंडारी किताब मौजूद है उसको उठा लिए, उसी को कॉपी कर रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग एडेप्टिव डिजाइन करने वाले हैं। ओके, कुछ नया डिजाइन करने वाले नहीं, लेकिन तुम लोग का दिमाग फ्रेश है, अभी फ्रेशर हो तुम लोग हो, तो तुम लोग कुछ नया कर सकते हो। तो नया करने वाला होता है डेवलपमेंट डिजाइन। ओके है, जिसमें हमें साइंटिफिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है, डिजाइन एबिलिटी होना चाहिए, मॉडिफाई करने की ताकत होना चाहिए, जो मौजूदा डिजाइन है उसमें नया नया चीज, नया नया आइडिया को जोड़ के हम कुछ नया नया चीज बना सकते हैं। ये डेवलपमेंट जो तुम लोग को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं हम लोग ले दे के बस एडेप्टिव डिजाइन ही करते हैं पास होने के लिए या कॉम्पिटिशन निकालने के लिए। ओके है, तो ये हमारा डेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है कि एडेप्टिव डिजाइन का यूज करके हम कुछ नया, एक नया प्रोडक्ट, एक मतलब कि कुछ नया हम बनाते, कुछ डिफर, थोड़ा सा हल्का सा हम डिजाइन को अलग करते हैं। और ये है असल न्यू डिजाइन, जिसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है, हमें नया दिमाग, नया थिंकिंग की जरूरत पड़ता है, वो डिजाइन हमें चाहिए। तो ये हमें न्यू डिजाइन, मतलब ये एडेप्टिव डिजाइन का यूज हो चुका है उसको नहीं देखेगा। वो याद रखना है कि डेवलपमेंट जो होता है वो एडेप्टिव डिजाइन को देखे का काम करेगा, आगे बढ़ाएगा, लेकिन न्यू डिजाइन एडेप्टिव डिजाइन को सिर्फ देखा हाँ ये हो चुका है, अब हमें इस फील्ड पे नहीं, हम कुछ नया फील्ड जाके कुछ नया रिसर्च करके, नया खोज करके कुछ नया तैयार करना होता है, जो कि ये लगभग जो बीटेक करेगा आगे जाके डिजाइन में, फिर एमटेक करेगा आगे जाके डिजाइन में, फिर पीएचडी करेगा आगे जाके, फिर वो रिसर्च में और रिसर्च में जाएगा, वो करेगा। तो वो सब जाके ये सब काम हम लोग करते हैं, जो डिजाइन में ये सब काम करता है। ओके, अब आते हैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। ये सिलेबस तुम्हारा एसएससी पॉइंट, किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा जेईटी से क्वेश्चन हमेशा बन के आता है। क्या क्या पॉइंट है जरा उसको हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसमें याद है, इसमें बेसिक प्रोसीजर्स है, याद रखना है कि बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ मशीन डिजाइन है। ओके, ये बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिजाइन है, जबकि हमें पढ़ना क्या चीज है, मशीन्स एलिमेंट। तो ये बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन्स एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन्स डिजाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन से लेके फाइनल डिजाइन तक जो मेरा सफर है वही मशीन डिजाइन का प्रोसीजर बताता है।
एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले हम करेंगे मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे अकॉर्डिंग टू भंडारी का एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। भंडारी बोलता है एग्जाम्पल उसका ये है कि हम पहले मार्केट सर्वे करेंगे। मार्केट सर्वे करेंगे, पूछेंगे भैया मुझे एक बाइक बनाना है। अब बाइक बनाना है तो बाइक कैसा चाहिए कस्टमर को, तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमर कैसा चाहता है, तो कस्टमर बता भैया मुझे, बोले भैया मुझे चाहिए दो व्हील वाला बाइक चाहिए, ठीक है। उसमें कम से कम 4 ठो आदमी बैठ सके, 4 पर्सन का बनाना है बाइक, ओके। उसको पेट्रोल का बनाना है, ओके। और कुछ बनाना है उसमें डिस्क ब्रेक लगाना है, ओके। और कुछ तो भाई उसमें हम और कुछ बताना है कि हाँ उसमें जो बैटरी सिस्टम जो होना चाहिए वो कम वेट का होना चाहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा वेट लेस होना चाहिए, बहुत कम वेट का होना चाहिए। तो ये सब एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट हुआ। तो मार्केट का सर्वे करते हैं हम लोग हैं, तो वो हमारा हुआ कल है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि हमें कस्टमर के अनुसार मिलता है। ये हुआ पहला काम। तो डिजाइन जो, अगर तुम डिजाइनर बनोगे तो तुम्हारा काम मार्केट सर्वे करना नहीं होता, वो मार्केटिंग वाले जो होते हैं, मार्केट जो एमबीए करते हैं, वो जाके मार्केट घूम घूम के कस्टमर का रिक्वायरमेंट पूछते हैं भैया आपको क्या चाहते हैं। वो चीज एक सर्वे करके पूरा का पूरा एक शीट तैयार करके हमारे पास आएगा। ओके, अब तुम्हारा काम शुरू होता है डिजाइनर का, मैकेनिकल इंजीनियर का काम शुरू होता है यहाँ से पॉइंट 2 से। वो क्या करता है, सबसे पहले जब वो रिक्वायरमेंट देख लिया तो वो अब करेगा मैकेनिज्म का सिलेक्शन करेगा, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन हमें बताएगा। ये चैप्टर कहाँ बताएगा, ये टॉम बताएगा। थ्योरी ऑफ मशीन से ये चीज हमें नॉलेज मिलेगा। तो थ्योरी ऑफ मशीन से ये हमें नॉलेज मिला कि हमें कौन सा मैकेनिज्म उठाना हो, कैसे हम मोशंस को पैदा कर सकें, मोशंस मॉडिफाइड कर सकें। हमको गाड़ी चलाना है तो पेट्रोल से कैसे चलेगा, हम क्या क्या ऐड करेंगे, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, क्या क्या हम इसमें जोड़ दें ताकि हमें निकल सके। तो हम पॉसिबल जो हमारे सबसे पॉसिबल मैकेनिज्म होता है प्रोडक्ट के लिए, हम वो चूज करते हैं। तो ये तभी होगा जब तुमको थ्योरी ऑफ मशीन का नॉलेज बहुत अच्छा होगा। और जब करने के बाद हम एक रफ स्केच तैयार करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो मेरा तैयार हो जाएगा रफ स्केच। थर्ड केस जो तीसरा काम है, वो काम होता है ले आउट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ये असल में ब्लॉक डायग्राम हम तैयार करते हैं ताकि हम जो मैकेनिज्म चुने हैं उसको हम ब्लॉक डायग्राम में हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉक डायग्राम्स हुआ, ओके है। तो सबसे पहले तो हम चुने कि मैकेनिज्म क्या चुनने का मतलब है कि हमें गाड़ी चलाना है। तो गाड़ी चलाने के लिए कौन सा होना चाहिए मैकेनिज्म में, तो भाई एक पिस्टन होना चाहिए ताकि फ्यूल जलाएंगे तो फ्यूल जलेगा तो नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो चक्का घुमाएगा। ये हमने एक मैकेनिज्म चुन लिया। अब उस मैकेनिज्म को ब्लॉक डायग्राम से समझाएंगे। देखो ये डायग्राम समझा दिया है कि एक पिस्टन होगा, यहाँ से धक्का मारेगा एफ, धक्का मारेगा तो ये घुमाएगा तो मेरा चक्का घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फोर्स लगाएगा एफ, ये रेडियस आर हो गया, तो टॉर्क लग जाएगा एफ इंटू आर। ओके, जब टॉर्क लगा तो ये घुमाएगा, जब घुमाएगा तो फिर पावर कितना होगा, तो पावर होगा टी इंटू ओमेगा। ओके, जब ओमेगा होगा तो फिर पावर का फॉर्मूला टी इंटू 2πn/60 होगा। तो ये इतना पावर जनरेट होगा। तो ये पूरा का पूरा हम एक मैथमेटिकली हम चीज को यूज करके हम निकालते। तो ये हो गया मैं ले आउट द कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद चौथा पॉइंट जो मेरा वो है मेरा डिजाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। दैट्स माय द सिलेबस। यही मेरा सिलेबस है, यही है इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मतलब ए मशीन एलिमेंट। तो जो पूरा चैप्टर जो पढ़ना है वो 4 पॉइंट पर पढ़ना है। अब जैसे कि ये हमने तो कंपोनेंट उठा लिए भाई, एक ठो पिस्टन उठाओ, सिलेंडर उठाना होगा, एक क्रैंकशैफ्ट बनाना होगा, एक कनेक्टिंग रड लेना पड़ेगा। अब हमको हर कंपोनेंट का डिजाइन करना है, मतलब कनेक्टिंग रड का बनाना होगा, पिस्टन का डिजाइन करना होगा, ये जो मेरा क्रैंक शाफ्ट है उसका डिजाइन करना होगा। अब हमको हर का डिजाइन करना होगा, ठीक है। ये मेरा चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है, जब हम डिजाइन कर चुके हैं तो अब हम फाइनल हम प्रिपरेशन कर देंगे ड्राइंग का, मतलब असेंबल, जो तुम लोग को पढ़ चुके होंगे थर्ड सेम में कैसे कैसे असेंबल करना है, ये हम कर देंगे। फाइनल कंपोनेंट्स कर देते हैं। जब जब तुम लोग डिजाइन पता नहीं मशीन ड्राइंग जब डिजाइन किए होंगे तो सर बताए होंगे कि एक तो मटेरियल बॉक्स बनता है, इसमें मटेरियल लिखा था कि नंबर 1 नंबर 2 कितना क्वांटिटी है,
जिसमें हम मटेरियल कंपोनेंट का डिस्कस करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, डायमेंशंस को मेंशन करते हैं, डायमेंशन को मेंशन करते ही होगे तुम जब मशीन ड्राइंग बनाते हैं, कई डायमेंशंस है, टॉलरेंस को दिखाते हैं, सरफेस फिनिशिंग को दिखाते हैं, बहुत सा पार्ट को दिखाते हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ है, हम लोग ऑपरेशंस को भी दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होते हैं। तो सब हम लोग मशीन जो ड्राइंग है जो हम लोग 3rd सेमेस्टर पढ़े हुए हैं वो सारा चीज इसमें आ जाएगा। ये फाइनल हुआ 5वां, और 6ठा हो जाता है प्रोटोटाइप मॉडल। मतलब जब हम डिजाइन तैयार कर लेते हैं, जब मान लो कि तुमने डिजाइन किया, रत्नेश सर के हेल्प से मशीन ड्राइंग रेडी हो गया, अब इसको हम कंपनी में भेजेंगे। जब कंपनी में भेजेंगे तो उसी डिजाइन का एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करेगा, एक छोटा सा मॉडल तैयार करेगा और उसको टेस्टिंग करेगा। अगर टेस्टिंग फेल हो गया तो फिर हम ये पता करेगा, जब टेस्टिंग फेल हो जाता है तो फिर वो वापस जाएगा डिजाइनर के पास कि ये टेस्ट फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, तो फिर हम फेल होने का रीजन पता करेंगे और फिर से प्रोसेस को ऊपर से नीचे हम तैयार करेंगे। ये फेल क्यों हुआ, क्या मेरा मैकेनिज्म गलत था, क्या मेरा मशीन एलिमेंट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का डिजाइन गलत था, तो ये सब चीज को हम फोकस करते हैं। तो एक आदमी का बस का चीज नहीं है, एक पूरा एक प्लानिंग इंजीनियर होता है, वो पूरा काम करता है हमारा। ये जो चौथा जो पॉइंट है जो मेरा ना, ये चौथा पॉइंट है, इसी चौथा पॉइंट पर अब हमको फोकस करना है। तो डिजाइन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट को अब हम लोग आगे आएंगे। तो अब हमारा मशीन एलिमेंट को समझना है। तो मशीन एलिमेंट को समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अब मान लो कि हमको मशीन एलिमेंट गाड़ी बनाना, तो गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक क्रैंकशाफ्ट चाहिए, एक हमें क्रैंक चाहिए, एक कनेक्टिंग रड चाहिए लंबा जैसा, एक हमें पिस्टन चाहिए, एक हमें सिलेंडर चाहिए। तो इतना पार्ट चाहिए मुझे। अब ये जो पार्ट हम चूज किए, इस एक पार्ट के लिए, मतलब एक पार्ट के लिए हमें सब पार्ट देखना पड़ेगा। पहला इसका स्ट्रेंथ, ओके, तो ये स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे सॉम से, रिजिडिटी ये भी सॉम से, वियर रेजिस्टेंस ये हम लोग पढ़ लेंगे सॉम से या थ्योरी ऑफ मशीन से देखेंगे में कितना ये वियरिंग कर सकता है, मिनिमम डायमेंशन एंड वेट, कितना इसका मिनिमम डायमेंशन हम वेट रख सकते हैं, मैन्युफैक्चरेबिलिटी ये हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर में जाके हम पढ़ेंगे कि इसको कितना आसानी से इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको मैन्युफैक्चर करने बहुत दिक्कत होगा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। प्लस सेफ्टी कितना इसमें हम देख सकते हैं, कितना ये सेफ्टी डिजाइन हम किए हैं, कॉन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स, मतलब ये स्टैंडर्ड्स डिजाइन के अनुसार तैयार हो रहा है कि नहीं है, रिलायबिलिटी मतलब ये लंबे समय तक ये चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड मेंटेनेबिलिटी इसको मेंटेन करने में कितना खर्च बैठेगा, मतलब मेंटेन ये जल्दी से होगा या मेंटेन करने में क्या कौन कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, और मिनिमम लाइफ कॉस्ट साइकिल मतलब कि इसको मेंटेनेंस करने में जो कॉस्ट है वो कितना बैठना चाहिए। तो मिनिमम होना चाहिए, सारा का सारा पार्ट हर मशीन एलिमेंट के लिए होना चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक जो आज का है वो तो हो गया हर मशीन का एलिमेंट का कंडीशन। अब हम जाएंगे कि मशीन्स एलिमेंट, अब कोई एक मशीन्स एलिमेंट का जब डिजाइन करने के लिए बैठेंगे हम, अब यहाँ बात है डिजाइन के लिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो सबको मैच मिला मत दोगे, क्या लग रहा है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो हमें ये सब चीज होना चाहिए नॉलेज। अब हम चाहेंगे प्रोसेस कि क्या करना होगा। सबसे पहले जब हम मशीन्स एलिमेंट को डिजाइन करें, मशीन्स एलिमेंट का डिजाइन करें, तो सबसे पहले होना चाहिए कि हमें एलिमेंट का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जैसे बियरिंग बनाना है तो बियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब एग्जिटिंग मतलब एडेप्टिव डिजाइन है, मतलब ये पहले से बियरिंग बन चुका है, अब हमें मॉडिफाइड कर सकते हैं। स्क्रू पहले से बना हुआ है, गियर पहले से बना हुआ है, स्प्रिंग पहले से बना हुआ है, तो हमें हर एलिमेंट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सेकंड काम है कि हमें फोर्स को कैलकुलेट कर हमें सीखना होगा कि हम, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब फोर्स का कैलकुलेशन होगा तब जाके इसका हम स्ट्रेंथ को देख सकेंगे, इसका स्ट्रेस देख सकेंगे, इसका स्ट्रेन देख सकेंगे हम लोग हैं, ओके, तो ये सारी चीज हम देख सकेंगे। उसके बाद तीसरा काम हमें, मेरा जो है एलिमेंट पे फोकस करना होगा
वो करना होगा कि हमें मटेरियल चूज करना होगा, जो कि तुम्हें मटेरियल साइंस जो पढ़ चुके हो वहां से तुमको हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स बनाने को कहा गया है तो हम किस मटेरियल को यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप का होता है और इसको हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसे कास्टिंग प्रोसेस में बनाने में मददगार होता है। तो ये सब फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स का कॉम्प्लेक्स शेप जो होता है इसको कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं आराम से हैं, और कास्टिंग करने के लिए कास्ट आयरन एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो पता चला कि हमें मटेरियल के नॉलेज का भी जानकारी होना चाहिए, किसका हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जब हम लोग मशीन्स एलिमेंट को जब हम लोग फंक्शन देख लिए, जब हम लोग फोर्स देख लिए कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो हमें सबसे बड़ा ये है कि फेल्योर में कहाँ पे फेल होता है। इस केस में तो हम टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग कहाँ पे करते हैं, तो सोम क्लास में हम लोग यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, आईजोड, एनचारपी टेस्ट जो तुम लोग नाम सुने होंगे, एंड टोर्जन टेस्ट, ये सब टेस्ट का नाम जब टेस्ट करते हैं हम लोग अब देखते हैं कि कहाँ पे फेल होता है। ओके है, जैसे इलास्टिक फेल, यील्डिंग में फेल, एंड फैटिक फेल, इस सब का सब फेलवर होता है तो पढ़ते हैं हम लोग हैं। ओके, और इसी फेलवर के अनुसार इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे ईएसी में और गेट में। इसी थ्योरी को तुम लोग प्रिंसिपल स्टेज जब पढ़ोगे, पढ़ चुके हो, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है, तो इस चीज को समझाएंगे कैसे कैसे करते हैं। और उसके बाद 5वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फाइनल, जब सब कुछ देख लेंगे तब हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो ये जो डायमेंशन निकाल रहे हैं ये तुम्हारा न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा जेयूटी में तुम्हारा ये डायमेंशन निकालने के लिए आएगा। तो हम लोग ज्यादा पूरा का जो न्यूमेरिकल्स है, जो मैथ है, जो फॉर्मूला है, हम लोग फाइनल 5वां काम करते हैं। और छठा, जब सब कुछ हो गया तो फिर डिजाइन को मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग हैं कि कुछ बदलाव जरूरी है कि नहीं है, मतलब टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने में डिजाइन मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। और छठा है वर्किंग ड्राइंग, फाइनल जो तुम्हारा जो डिजाइन होगा वो हम करते हैं। जो फाइनल ड्राइंग होगा ये ड्राइंग हम कहाँ भेजेंगे, हम भेजेंगे यहाँ भेजेंगे इसके पास, मतलब प्रोटोटाइप मॉडल तैयार होगा और टेस्टिंग होगा। जब टेस्टिंग फेल हो गया तो फिर से हम एलिमेंट पे हम फोकस करेंगे कहाँ फेल हुआ। ठीक है, ये जो पार्ट है मेरा, ये सब पार्ट को हम देखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम हर एलिमेंट पे फोकस करके फिर से हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, सिलेक्शन मटेरियल करेंगे, फेल्योर क्राइटेरिया देखेंगे, फिर हम डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम फाइनल करेंगे, फिर हम भेजेंगे टेस्टिंग में। ये हमारा प्रोसेस चलते रहता है। तो आज भर के लिए हम यहीं पे क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं, पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा बस ज़्यादा मटेरियल हम इसमें नहीं ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो, कुछ पूछना तो पूछो। इसमें कुछ डाउट है मतलब अब तक तो पूछ सकते हो। सर ड्राइंग जो हम लोग बनाएंगे A4 में बनाएंगे ना सर? हाँ, और अब जब कंपनी में ज्वाइन करोगे तो उस कंपनी में F4 सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब तुम लोग को कैड कैम सीखना पड़ेगा, तो कंपनी में अब कैड और कैम का जमाना आ गया है। ओके है ना, फिर भी मैनुअली हम लोग A4 में बना के चेक करते हैं। लेकिन तुम लोग जो क्या कहते हैं जो लैब होगा, तुम लोग को हर A4 मैंने कि जो शीट है, नॉट A4 सॉरी, जो शीट है A नोट 0 साइज, उसके में तुम लोग को लैब में जमा करना होगा बना के। फिर से हाँ सीट वही ना, चार्ट पेपर जो आता है सर, जो हम लोग ड्राइंग में यूज करते थे। चार्ट पेपर तो में। सर अभी तो पॉसिबल नहीं है ना सर? अभी कहाँ कुछ बोले हम, अभी क्लास तो करो, जब होगा तो 5-6 सीट अपने घर बना के रखोगे, जब जरूरत मांगे जब होगा जमा कर लोगे। ठीक है सर। सब 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम ऐसे खत्म होने वाला, स्क्रीनशॉट लेके फिर से क्लास जो ज्वाइन करोगे, ठीक है, 5 मिनट के लिए हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्या क्या करना तुम लोग को है। क्लास खत्म होने के बाद हाँ ऐसे टाइम तो जाने वाला मेरा है ऐसा कल जो हम क्लास जो डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हम सोम को हल्का सा ओवरव्यू देंगे। सिर्फ तुम लोग रिक्वेस्ट है कि तुम लोग पूरा का पूरा सोम को फिर से रिवीजन करोगे, हल्का स्टेज स्टेन डक्टाइल क्या क्या होता है, प्रिंसिपल स्टेज और देख लोगे हल्का फुल्का,
थोड़ा सा हम प्रिंसिपल स्टेज को देखेंगे, जो भी सॉम का जो हल्का फुल्का